वेलकम और स्वागत है आप लोगों का एक ट्रू क्राइम वीडियो में। आज जिस केस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो हमारे पास आती है जापान से। इट्स अबाउट अ फैमिली जिनके घर में किलर घुस आया था और जो भी कोई ये किलर था वो इस परिवार से काफी ज्यादा नफरत करता था। और मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ ये आप लोगों को आगे केस में समझ आएगा। अब इस केस की जो यूनिक बात है वो ये है कि इस केस में एविडेंसेस की कोई कमी नहीं है। बहुत सारे एविडेंस थे, बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे, बहुत सारे रिसोर्सेज यूज हुए थे, पर फिर भी ये केस जाके एक डेड एंड में फंस गया। सो बिफोर वी स्टार्ट, इस केस में हम कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। सो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल आप लोग ये वीडियो स्किप कर सकते हो। सो विद दैट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मियाजावा परिवार में टोटल 4 सदस्य थे और इनके नाम को सिंपल बनाने के लिए हम इन्हें बुलाएंगे फादर, मदर, डॉटर और सन। और जो ये फैमिली थी वो सेतागाया प्रोविंस में रहती थी। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक बार इस घर में नजर डालिए जिस घर में जो ये फैमिली है वो रहती थी। अब अगर आप लोग इस घर को एकदम ध्यान से देखोगे तो आपको इसके जो कंस्ट्रक्शन स्टाइल में है उसमें थोड़ी बहुत चीजें ऑड लगेंगी, क्योंकि कहने के लिए तो ये घर एक ही था पर इस घर को ऐसे बनाया गया था कि इस घर में 2 फैमिलीज रह सके। घर के एक पार्ट में मियाजावा फैमिली रहती थी और घर के दूसरे पार्ट में जो मदर की साइड ऑफ फैमिली रहती थी। नाउ अब जो वीडियो में मैं जो भी चीजें आगे बताने वाला हूँ ये सब स्पेकुलेशंस पे बेस्ड है। जो भी एविडेंसेस हमें मिले थे उन सबको कलेक्ट करके जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं उन्हें दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी गई है। अब एक दिन किसी आम दिन की तरह जो मियाजावा फैमिली है वो सब अपने घर के अंदर ही थे। अब इस घर में एक फेंस था जिसको क्लाइंब करके जो किलर है वो इस घर के सेकंड फ्लोर से घुसा था। अब जैसे ही जो किलर सेकंड फ्लोर में घुसा उसके सामने सन का रूम था और सन उस टाइम अपने बिस्तर में सो रहा था, जिसकी वजह से जो किलर का काम है वो और भी ज्यादा सिंपल बन गया। उस किलर ने सन का गला दबाकर उसे खत्म कर दिया। अब जब ये सब हो रहा था बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी है कि सन ने अपने बचाव में थोड़ी बहुत आवाज निकाली होगी। तो इसी आवाज को फादर ने सुन लिया था और इस आवाज को कंफर्म करने के लिए वो सन के रूम तक गए जहां पर उनका आमना सामना हुआ उस किलर से। अब इन दोनों के बीच एक बहुत सीरियस फाइट हुई जिसमें जो फादर हैं वो उस किलर को बहुत बुरी तरह से मारते हैं, जिसमें जो किलर है वो बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था और वो ब्लीड भी कर रहा था। पर हम लोग ये नहीं भूल सकते थे कि जो किलर है वो इस सिचुएशन के लिए एकदम प्रिपेयर्ड था। उसके पास एक चाकू था जिससे वो फादर पे बहुत बार अटैक करता है। एक अटैक तो इतना ज्यादा सीरियस था जिसमें जो किलर है वो फादर के हेड में चाकू से अटैक करता है और जो ये चाकू का फोर्स था वो इतना ज्यादा था कि जो चाकू का टिप है वो फादर के हेड में ही टूट जाता है। और इन्हीं सारे चाकू के वार के कारण अंत में जाके जो किलर है वो फादर को खत्म कर देता है। अब फादर को खत्म करने के बाद किलर ये देखता है कि उसका जो चाकू है वो टूट चुका है, उसका जो मेन वेपन है वो ही डैमेज हो चुका है, पर स्टिल उसका जो मिशन था इस फैमिली को खत्म करने का वो इससे पीछे नहीं हटने वाला था। तो वो इसी टूटे हुए चाकू को लेकर मदर और डॉटर के रूम में जाता है, जिसके बाद उन पर भी वो किलर चाकू से अटैक करता है और दोनों को ही खत्म कर देता है। अब इस वक्त तक जो किलर था उसे ये डर लग रहा था कि जो ब्रोकन चाकू उसने यूज किया वो एकदम 100% इफेक्टिव थी या नहीं, क्योंकि वो 100% ये अश्योर करना चाहता था कि जो पूरी फैमिली है वो खत्म हो जाए। तो अपनी अश्योरेंस के लिए जो किलर है वो इस फैमिली के किचन में जाता है और वहां से एक किचन नाइफ लेके आता है और इसी किचन नाइफ का यूज करते हुए वो मदर और डॉटर पे फिर से वार करता है। अब ऑल्दो उस किलर ने अपना काम कर दिया था पर फिर भी वो रुकने के लिए तैयार नहीं था। फॉर सम अननोन रीजन जो किलर है वो इस फैमिली के डॉटर को बहुत ज्यादा हेट करता था, क्योंकि इवन आफ्टर हर डेथ जो किलर है वो डॉटर के फेस में मल्टीपल टाइम्स हिट करता है। इतनी बुरी तरह से वो डॉटर के फेस में अटैक करता है कि डॉटर के जो दांत है वो तक टूट चुके थे। अब इस पूरे फैमिली को खत्म करते करते जो किलर है वो थक चुका था और उसे एक रेस्ट चाहिए थी। तो वो उस फैमिली के किचन में जाता है और वहां से आइसक्रीम, टी और वाटरमेलन खाता है, जिसके बाद वो ये भी नोटिस करता है कि फादर के फाइट के दौरान वो भी काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था। तो वो घर में ही अपना सारा खून वगैरह पोंछता है और अपनी फर्स्ट एड भी करता है। ये सब होने के बाद वो इस फैमिली के डॉक्यूमेंट्स को देखने लगता है। अब हमें ये तो आइडिया नहीं है कि वो स्पेसिफिकली कौन सा डॉक्यूमेंट ढूंढ रहा था, पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इसने लिए और घर के बाथटब में डंप कर दिए, जिसके बाद वो उसी फैमिली के टॉयलेट को यूज भी करता है और फ्लश भी नहीं
नहीं करता और उसका जो ये पूप है वो भी आगे जाके एविडेंस में कनेक्ट होगा। अब ये सब होने के बाद फाइनली उसका टाइम आ चुका था कि वो इस घर को छोड़ दे, पर अभी भी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि उसके कपड़ों में बहुत सारे खून लग चुके थे। उसके कपड़ों में उसके खुद के खून भी लगे हुए थे और इस फैमिली के खून भी लगे हुए थे, और अगर वो इन्हीं कपड़ों को पहनकर बाहर जाता तो लोग पक्का उस पे शक करते। अब आगे इसकी दो पॉसिबिलिटीज आती है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि वो इस पूरे क्राइम को बहुत पहले से प्लान कर रहा था और इसी चीज के लिए वो एक्स्ट्रा कपड़े भी लेके आया था, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो किलर है वो फादर के कमरे में गया और फादर के फ्रेश कपड़े पहन लिए उसने। अब यही दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि वो बाहर खून में लगे हुए कपड़े तो पहन नहीं सकता और वो बाहर नंगा भी नहीं जा सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा अजीब होता। एनीवेज, घर से निकलने से पहले वो घर से कुछ पैसे चुराता है और उसका जो मर्डर वेपन है वो चाकू, वो भी उसे एज अ एविडेंस वहीं छोड़ देता है, जिसके बाद वो इस घर को सेफली छोड़ देता है। अब तारीख थी 31 दिसंबर 2000। न्यू ईयर का टाइम होने वाला था, तो जो फैमिली है वो यूजुअली साथ में गैदर होते हैं और साथ में ही सेलिब्रेट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि मदर साइड ऑफ जो फैमिली है वो इसी बिल्डिंग में रहती थी, और वीडियो को और भी ज़्यादा सिंपल बनाने के लिए हम उन्हें बुलाएंगे ग्रैंड मदर। तो अब जो ग्रैंड मदर है वो मदर से मिलने उनके घर के बाहर जाते हैं। उन्होंने काफ़ी बार डोरबेल को रिंग किया पर घर से कोई भी बाहर नहीं आ रहा था। उन्होंने काफ़ी बार कॉल करने की भी कोशिश करी पर कॉल के दूसरे तरफ से कोई भी पिक नहीं कर रहा था। ऑन टॉप ऑफ दैट वो ये भी देखती हैं कि घर का जो दरवाजा है वो खुला है। तो अब जैसे ही जो ग्रैंड मदर हैं वो इस घर के अंदर घुसती हैं, वो अपने सामने पूरी फैमिली की डेड बॉडीज देखते हैं, जिसके बाद बिना ज़्यादा समय गवाए ही वो पुलिस को सब कुछ इन्फॉर्म कर देती है। अब जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये केस बहुत ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि इस केस में जितनी भी सारी पॉसिबल एविडेंसेस हो सकते थे किलर ने वो सब छोड़ दिए थे। उसने अपना पूरा आउटफिट छोड़ दिया था, उसने अपना ब्लड छोड़ दिया था, उसने अपने फिंगरप्रिंट छोड़ दिए थे, इनफैक्ट उसने तो अपना क्राइम का जो वेपन है वो भी छोड़ दिया था। या तो जो किलर है वो बहुत ज्यादा अनप्रोफेशनल हो सकता है कि उसने इन एविडेंस पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, या फिर जो किलर है वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है और एक तरीके से ये एविडेंस छोड़ने के बाद वो पुलिस को टॉन्ट कर रहा है कि इफ यू कैन कैच मी। एनीवेज, अब एक एक करके हम इन एविडेंसेस को देखते हैं। पुलिस ने जब इस पूरे आउटफिट को आइडेंटिफाई किया, ये अज्यूम किया जा रहा था कि जो किलर है वो अपनी 20s में था, क्योंकि यूजुअली इस तरीके के जो कपड़े हैं वो यंग लोग प्रेफर करते हैं। प्लस हमें ये भी चीज याद रखनी चाहिए कि जो किलर है वो उस घर के फेंस से घुसा था, तो ये काम कोई यंग आदमी ही कर सकता है, बूढ़े लोग इस चीज को उतना ज्यादा कंफर्टेबली नहीं कर पाएंगे। एनीवेज, इस पूरे आउटफिट में दो ऐसी चीजें हैं जो हमें थोड़ा बहुत एविडेंस दे पा रही है। अगर हम लोग एक बार इस हिप बैग को देखें तो देखने से ये बहुत साधारण सा बैग लगता है, पर इस बैग के अंदर पुलिस को बहुत सारे सैंड पार्टिकल्स मिले, और जब इन सारे ही सैंड को टेस्ट किया गया ये पता चला कि ये सैंड आता है नवाडा डेजर्ट से, स्पेशली वहां का एयरफोर्स बेस एरिया। सो एक पॉसिबिलिटी ये सामने आती है कि जो किलर है वो या तो अमेरिकन है या फिर एयरफोर्स से लिंक्ड है। और दूसरा क्लू मिलता है हमें उसके शू से। जो शू उस दिन उस किलर ने पहने थे वो शू जापान के नहीं थे, दे वर मेड इन साउथ कोरिया, जो फिर ये पॉसिबिलिटी लाता है कि जो किलर है वो या तो कोरियन है या फिर कोई ऐसा जापानीज जो कभी ना कभी कोरिया गया हो और वहीं से उसने ये शूज खरीदे हो। अब जैसा कि मैंने बताया कि इस पूरे क्राइम सीन में बहुत सारे एविडेंस थे, और उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस था वो था फिंगरप्रिंट्स। आसपास के सभी लोकल लोगों के फिंगरप्रिंट्स लिए गए और जापान के क्रिमिनल डेटाबेस से भी फिंगरप्रिंट्स लिए गए, पर जो ये किलर का फिंगरप्रिंट है वो किसी के साथ मैच नहीं हो रहा था। तो अब जो ये केस है वो बस जापान में नहीं बल्कि साउथ कोरिया तक पहुंच चुका था, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जो शूज थे वो साउथ कोरिया से थे। अब हर कोरियन सिटीजन को एक सर्टेन एज के बाद अपना जो फिंगरप्रिंट्स है वो नेशनल डेटाबेस में देना पड़ता है, या फिर उन फॉरेनर्स को भी जो कभी ना कभी साउथ कोरिया ट्रैवल करते हैं। तो जब यहाँ से भी फिंगरप्रिंट्स को मैच करने की कोशिश करी, यहाँ पर भी कोई रिजल्ट्स नहीं आए। तो आखिरकार जो ये साउथ कोरियन जूते हैं ये उस किलर के पास कैसे पहुंचे, ये आज भी एक मिस्ट्री है। जो भी ये जो किलर था उसने घर छोड़ने से पहले घर से कुछ पैसे चुराए थे, पर फिर इसमें एक ट्विस्ट ये है कि जितने भी पैसे उसने चुराए उससे कहीं
काफी ज्यादा पैसे तो उसने घर ही में छोड़ दिए थे। तो शायद जो ये किलर है वो इसे एक रॉबरी का एंगल देना चाहता था। ये केस जापान का वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड केसेस में से एक है। इस केस को सॉल्व करने के लिए तकरीबन 2.5 लाख लोग इन्वॉल्व थे और तकरीबन 12,000 पीसेस ऑफ एविडेंसेस भी थे। अभी का तो मुझे नहीं पता, पर 2021 तक इस केस को सॉल्व करने के लिए अगर कोई टिप या फिर कोई हेल्प मिले तो उसके लिए 20 मिलियन येन का रिवॉर्ड भी रखा गया था। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतने ज्यादा रिसोर्सेस, इतने ज्यादा इन्वेस्टिगेटर्स, इतने ज्यादा एविडेंस, इन सब के बाद भी जो किलर है वो अभी तक खुला घूम रहा है और इस चीज को तकरीबन 25 साल होने वाले हैं। मैंने ग्रैंड मदर की एक फोटो देखी थी जहां पर इतने साल बीत जाने के बाद भी उनके अंदर एक होप था। वो अभी तक उस किलर को ढूंढने में लगी हुई थी और उसे अभी तक ये उम्मीद थी कि उसकी फैमिली को जस्टिस मिल पाएगा। अब जो ये हमारा केस है 25 साल बीत जाने के बाद भी अनसॉल्व्ड है। तो इस केस के पीछे बहुत सारी थ्योरीज है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है कि आखिरकार किलर ने ये सब क्यों किया। तो अब हम कुछ पॉसिबल थ्योरीज को डिस्कस करते हैं। थ्योरी नंबर 1, सीरियल किलर। अब क्योंकि इस फैमिली का कोई भी जानी दुश्मन नहीं था तो कोई भी क्लियर मोटिव सामने नहीं आता। हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि उस दिन जो किलर था वो मेंटली अनस्टेबल हो। बट अगेन इस थ्योरी में भी कुछ लूप होल्स हैं, क्योंकि उस किलर ने फादर और डॉटर को बहुत ब्रूटली मारा था, जो कहीं ना कहीं हमें ये इशारा करता है कि जो किलर है वो इस फैमिली से एकदम ज्यादा नफरत करता था। नंबर 2, पर्सनल ग्रज। अब ऑल्दो सारे रिलेटिव्स और जो सारे नेबर्स हैं वो सब यही कहते हैं कि इस फैमिली की किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, पर जब हम इस किलर के एक्शंस को देखते हैं तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी ये सामने आती है कि शायद इंटरनली फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा। शायद उनकी किसी के साथ बहुत जानी दुश्मनी थी। और जो लास्ट थ्योरी है वो है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। जैसा कि मैंने बताया कि जो किलर है वो घर के सारे डॉक्यूमेंट्स को देखता है और उनमें से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बाथटब में भी फेंक देता है। तो एक पॉसिबिलिटी ये सामने आती है कि इनके घर पे किसी की नजर थी। इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कोई डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं है, पर स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो इसी के साथ मियाजामा फैमिली का जो केस है वो यहीं पर खत्म होता है। डू लेट मी नो आप लोगों के ओपिनियंस क्या है। क्या पता आप लोगों के पास कुछ ऐसी थ्योरीज है जो हमारी पूरी पर्सपेक्टिव को ही चेंज कर दे। तो यार इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो यार उसके लिए बिग थैंक यू, और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।